स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A. पेरिस फ्रांस, B. मॉन्ट्रियल कनाडा, C. जिनेवा स्विट्जरलैंड या D. बाली इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. मॉन्ट्रियल कनाडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया। बता दें कि हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। इसकी स्थापना साल 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO की 50वीं वर्षगांठ की गतिविधियों के हिस्से के रूप में की गई थी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना साल 1944 में हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसलिए विकल्प B सही है। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। साइबर सुरक्षित भारत पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संचार मंत्रालय की एक पहल है। 2. इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 40वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। गौरतलब है कि साइबर सुरक्षित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसकी संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों एवं फ्रंटलाइन IT अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने के मिशन के साथ की गई थी। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD और भारत में विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? A. गृह मंत्रालय, B. रेलवे सुरक्षा बल, C. सहकारिता मंत्रालय या D. दिल्ली पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. रेलवे सुरक्षा बल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 से अधिक लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। आपको बता दें कि नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे का एक अभियान है। इसके तहत खोए हुए या अपने परिवारों से अलग हुए बच्चों को फिर से मिलाने में सहायता की जाती है। वहीं RPF केंद्रीय रेल मंत्रालय के परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सशस्त्र बल है। इसे 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया था और वर्ष 1985 में इसे भारत संघ का एक सशस्त्र बल बनाया गया, इसलिए विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, मियावाकी वृक्षारोपण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वनों को पुनर्स्थापित करने की एक कोरियाई तकनीक है। 2. इसमें देशी प्रजातियों के पेड़ लगाना शामिल है। 3. इसमें पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं और 3 वर्ष के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने बताया कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हरित आवरण को बढ़ाने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण विधि का उपयोग करने जा रहा है। वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति की शुरुआत 70 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ श्री अकीरा मियावाकी ने की थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाड़ियां और ग्राउंड कवर पौधे लगाना शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं और 3 वर्ष के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इसलिए विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, सैलामेंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक उभयचर है। 2. यह एक रात्रिचर प्रजाति है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण पश्चिम चीन में गुफाओं के अंदर रहने वाले विशाल प्राचीन सैलामेंडर के एक हालिया वीडियो ने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर भय और चिंता पैदा कर दी है। आपको बता दें कि सैलामेंडर पतले शरीर और लंबी पूंछ वाला एक उभयचर है, इसलिए कथन 1 सही है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक रात्रिचर प्रजाति है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यह पूरे गुजरात राज्य और पूरे भारत में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। यह नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन घरों और मंदिर प्रांगणों, सार्वजनिक स्थानों और बड़े खुले मैदानों में होता है। उपर्युक्त अनुच्छेद किस नृत्य की सटीक व्याख्या करता है? ए गरबा, बी रास, सी तिप्पनी, डी डांगे नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गरबा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि गरबा पूरे गुजरात राज्य और पूरे भारत में किए जाने वाला एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। यह नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक किया जाता है। गरबा का प्रदर्शन घरों और मंदिर प्रांगणों, सार्वजनिक स्थानों और बड़े खुले मैदानों में होता है। इस प्रकार गरबा एक सर्वव्यापी भागीदारी वाला सामुदायिक कार्यक्रम है। गौरतलब है कि गरबा यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक वस्तु है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक दीर्घकालिक बीमारी है। 2, यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रभावित करती है। 3, इसका कोई इलाज नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रकाशित शोध में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करने की एक आशाजनक शुरुआत का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS एक पुरानी स्थिति है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से माइलिन पर हमला कर देती है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नसों के चारों ओर सुरक्षात्मक कोटिंग होती है। यह बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह किसी भी उम्र में हो सकती है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने नवीनतम और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल जेमिनी के लॉन्च की घोषणा की है? ए अमेजन, बी SpaceX, सी मेटा, डी गूगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गूगल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने अपने नवीनतम सबसे शक्तिशाली AI मॉडल जेमिनी के लॉन्च की घोषणा की। जेमिनी एक नया मल्टी मॉडल AI मॉडल है। यहाँ मल्टी मॉडल का अर्थ है कि यह एक ही समय में टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, छवि और वीडियो सहित विभिन्न प्रारूपों पर काम कर सकता है। यह AI मॉडल दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पाइथन, जावा और C++ में उच्च गुणवत्ता वाले कोड को समझ सकता है। यह अब शुरुआती प्रयोग और फीडबैक के लिए केवल चुनिंदा ग्राहकों, डेवलपर्स, भागीदारों और सुरक्षा एवं जिम्मेदारी विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। 2, यह स्वभाव से बाध्यकारी है। 3, यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव को विवेकाधीन शक्तियां देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गाजा पट्टी पर इजराइल के चल रहे सैन्य हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध विराम स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके माध्यम से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इससे बंधे हुए हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें कहा गया है कि महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है। इसे विवेकाधीन शक्ति के रूप में देखा जाता है, इसलिए कथन 3 सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कंपनियों के समूह सिद्धांत को पहली बार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में मान्यता दी गई थी? ए, उड़ीसा राज्य बनाम राम बहादुर थापा। बी, क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक। सी,
KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, D सुशील शर्मा बनाम दिल्ली सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवन ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने माना कि एक मध्यस्थता समझौता कंपनियों के समूह सिद्धांत के अनुसार गैर हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य कर सकता है। कंपनियों के समूह सिद्धांत में कहा गया कि एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए गैर हस्ताक्षर करता है वह समझौते से बंधी होगी यदि वह कंपनी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कंपनियों के समूह की सदस्य है। कंपनियों के समूह का सिद्धांत यह निर्देशित करता है कि भले ही किसी कंपनी ने सीधे मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, फिर भी यह उस समझौते की शर्तों के अधीन हो सकती है यदि वह उसी कॉरपोरेट समूह से संबंधित है जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सिद्धांत को पहली बार क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवन ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक 2013 मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में देखी गई मेरा गाँव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय की एक पहल है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय या डी पर्यटन मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।